लेकिन जो फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है हमारा, वो सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप और कंपनी तीनों में जाकर के अलग अलग हो जाता है। अलग अलग मतलब क्या हुआ कि अगर आप सोल प्रोपराइटर का, सिंगल ओनर का फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे तो वो अलग है, पार्टनरशिप में जाएंगे तो अलग है, और कंपनी का तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम सोल प्रोपराइटर की बात करें तो आपका सोल प्रोपराइटर पहला अकाउंट आपका बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देन उसके बाद सोल प्रोपराइटर बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड नंबर पे सोल प्रोपराइटर बनाता है अपनी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रशंसा, आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए ट्यूशन? सर सर तक तबीयत ठीक नहीं है। देख लो बेटा कैसे करना है, ऐसे तो बहुत नुकसान होगा, ऐसे पढ़ाई होती ही नहीं है घर पे बैठ करके। बाकी क्लास अटेंड कर लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना समझो बेस्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारे पास तीन फाइनल अकाउंट्स होते हैं सोल प्रोपराइटर के। और जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ डू मतलब सेम, इसका मतलब फाइनल, यानी पार्टनरशिप फर्म भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। फर्क ये होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आएगा वो यहाँ पर सोल प्रोपराइटर को मिलेगा, सिंगल ओनर को। और यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होती है। क्यों? तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट या लॉस होता है, वो प्रॉफिट लॉस जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। नहीं, फाइनल अकाउंट दोनों के, सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो दोनों के फाइनल अकाउंट सेम रहते हैं। लेकिन जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और पार्टनरशिप फर्म के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर, ये आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट के अलावा पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स हैं पार्टनरशिप फर्म में वो थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाती है, और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट भी बनाए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाए जाते हैं। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स तो मैं यहाँ लिखूंगा अभी। तो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं होते हैं। उसका रीजन है कि जो सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म में फॉर्मेट्स हैं, वो फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज, यानी वो कोई लीगल फॉर्मेट या किसी अंडर लॉ में नहीं दिए गए हैं। जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ट्रेडिशनली चला आने का मतलब क्या है? ट्रेडिशनली चले आने का मतलब है जैसे अभी तक फाइनल अकाउंट बनाते आए हैं बिजनेसेस, उसको ट्रेडिशनली जैसे ट्रेडिंग को फॉर्मेट किया गया है, पीएनएल को, बैलेंस शीट को, उसी फॉर्मेट में हम अपने अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंपनी के केस में जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो कंपनी के केस में फाइनल अकाउंट्स स्पेशली कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया गया है। जिस फॉर्मेट के अंदर आपको, मतलब जो फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया गया उसी ही फॉर्मेट में आपको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। ना उसमें आइटम नीचे ऊपर होती हैं, ना उसमें स्टेटमेंट में कोई चेंजेस होते हैं, जैसा लिखा है उसी ही ऑर्डर में आपको आइटम्स को अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आइटम्स चेंज, चेंज मतलब कि जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में आप कैश पहले लिख दो, वेजेस बाद में लिख दो, पीएनएल में आप सैलरी पहले लिख दो, एडवर्टीजमेंट उसके बाद लिख दो, एडवर्टीजमेंट पहले लिख दो, सैलरी बाद में लिख दो, एक्सपेंस का
आप जो ऑर्डर है वो नीचे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में ऑर्डर जो होता है वो चेंज नहीं होता। जैसा ऑर्डर दिया गया है उसी ही ऑर्डर में आपको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी शुरू करने हैं। सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म का मैंने आपको बता दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। फाइनल अकाउंट्स में फाइनल चलिए बैलेंस शीट की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब हम प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कोई एक ऑर्डर अप्लाई होता है उसमें। या तो हम बैलेंस शीट को परमानेंट ऑर्डर में बना सकते हैं या हम बैलेंस शीट को लिक्विडिटी ऑर्डर में बना सकते हैं। अब ये थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि ये परमानेंट ऑर्डर और लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होता है। परमानेंट ऑर्डर का मतलब होता है कि, सुनेंगे ध्यान से, आप सभी को इतनी बात पता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मैं बैलेंस शीट की बात बता रहा हूं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट पहले दिखाते हैं और करंट एसेट बाद में दिखाते हैं। यानी दो तरह की एसेट होती हैं, एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है करंट एसेट। ऐसी लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अगर आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए नॉन करंट आइटम्स को ऊपर और करंट आइटम्स को नीचे दिखाते हैं तो ये होती है बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी इसको परमानेंट बैलेंस शीट, परमानेंट ऑर्डर में बनाने वाली बैलेंस शीट कहते हैं। फिक्स्ड आइटम पहले, करंट आइटम बाद में, तो ये आपकी परमानेंट ऑर्डर में बैलेंस शीट होती है। और जब हम लिक्विडिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो लिक्विडिटी ऑर्डर के अंदर क्या होता है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप लिक्विडिटी ऑर्डर में करंट लायबिलिटी ऊपर, नॉन करंट लायबिलिटी नीचे, करंट एसेट ऊपर, नॉन करंट एसेट नीचे, जब आप इस तरह का फॉर्मेट बना देते हैं तो इस फॉर्मेट को हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। बस इतना सा फर्क है, करंट आइटम ऊपर, नॉन करंट नीचे, तो लिक्विडिटी है। फिक्स आइटम यानी नॉन करंट आइटम ऊपर और करंट आइटम नीचे, तो आपकी परमानेंट है। जब हम कंपनी की जो ये ऑर्डर है परमानेंट या लिक्विडिटी, ये ऑप्शन फाइनल अकाउंट्स में सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म को मिलती है। लेकिन जब हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज परमानेंट ऑर्डर में बनाए जाते हैं। यानी कंपनी की बैलेंस शीट का रूल है कि नॉन करंट आइटम पहले और करंट आइटम बाद में दिखाई जाएंगे। इसको हम कहते हैं इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंट ऑर्डर में बैलेंस शीट बनती है, इतना सा मतलब है। करंट आइटम फिक्स्ड आइटम ऊपर और करंट नेचर की आइटम नीचे, तो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंट होती है बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट परमानेंट ऑर्डर में होती है। दोबारा बोलूं ये लाइन, दोबारा बोलूं ये लाइन। आदमी ये दोनों नहीं, नॉन करंट ऊपर है, करंट नीचे, और यहाँ पर करंट ऊपर है, नॉन करंट नीचे। अगर फिक्स आइटम ऊपर लिखेंगे और करंट आइटम नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट में तो परमानेंट है। करंट ऊपर और नॉन करंट नीचे तो वो लिक्विडिटी है। कंपनी की बैलेंस शीट यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को अगर बैलेंस शीट में आपने शुरू में लिखा तो आपकी लिक्विडिटी ऑर्डर है, और करंट को नीचे फिक्स को ऊपर लिखा तो परमानेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट जो कि परमानेंट ऑर्डर में होती है। माधव नहीं आ रहा क्या? क्यों? ये तो कोई बात नहीं है, ट्यूशन की छुट्टी करना कोई सिस्टम थोड़ी ना यार ये। आगे सुनेंगे ध्यान से। अब जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी, कंपनी की जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट लगता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट लगता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन, आई एम सॉरी, सबसेक्शन 40 है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 लगता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ये कहता है कि कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 आइटम्स होंगी, यानी 5 आइटम्स को मिला करके हम कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि आपको किसी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाने को कहा जाए तो आपको 5 आइटम्स प्रिपेयर करनी होंगी। फर्स्ट आइटम है आपकी बैलेंस शीट। सेकंड, ये बैलेंस शीट तो आप पहले भी बनाते आए हैं। कंपनी के केस में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनते हैं। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया गया है और कंपनी की फाइनल अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। यानी इसका मतलब अब आपको कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना, उसकी जगह क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और बैलेंस शीट ही है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे नेक्स्ट बनता है, थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी कहते हैं कैपिटल को। तो जब कंपनी की, ऑब्वियस है, कंपनी की कैपिटल किस में डिवाइड होती है? कंपनी की कैपिटल शेयर कैपिटल में डिवाइड होती है। तो जब हम कंपनी की कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी की कैपिटल शेयर कैपिटल है। तो कंपनी ने अपनी कैपिटल में क्या चेंजेस किए हैं, इफ एनी, अगर कंपनी की कैपिटल में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाना होता है। ये नाम लर्न कर लेना है आपने, ये बनाने, जो मैं अभी बताऊंगा इसमें से क्या बनाना आता है क्या नहीं आता, पर पहले नाम लर्न करने हैं आपको। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम बनाते हैं कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद फोर्थ नंबर पे बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, ये वैसे हमने डिस्कस कर लिया है। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आइटम्स शो की जाती हैं, यानी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी सब हेड्स होते हैं, उन सब हेड्स के अंदर सब हेड आइटम्स, यानी सब हेड के अंदर जितनी भी आइटम्स होती हैं, उन सब हेड आइटम्स को या के लिए अलग से क्या बनाए जाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं। यानी बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम आप दिखाओगे उसकी फिगर कैसे कैलकुलेट हुई है, कौन कौन सी आइटम ली गई हैं, उस पर्टिकुलर हेड के अंदर उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाते हुए नोट्स टू अकाउंट्स का टोटल करते हैं, फिर उसको बैलेंस शीट में प्लेस करते हैं। अब आपके सिलेबस के अनुसार क्या है उसको समझ लीजिए। जो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, इन दोनों के तो आपका इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेट्स हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट्स बनाने नहीं आएंगे, आपको सिर्फ फॉर्मेट को लर्न कर लेना है। उसमें आपको ये पूछेंगे वो कि बैलेंस शीट के अंदर कौन से मेजर हेड्स होते हैं, बैलेंस शीट में कौन से सब हेड्स होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर आने वाली जो आइटम्स हैं उन आइटम्स में कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि करंट लायबिलिटीज में बताइए कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, तो आपको करंट लायबिलिटी के नोट्स टू अकाउंट्स के नाम पता होने चाहिए। या फिर क्या आता है, बैलेंस शीट में से आपको 6 आइटम दे दी जाती हैं अलग अलग हेड्स में से, उनका मेजर हेड और सब हेड आपको मार्क करना हो तो उसके नाम के आगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास क्वेश्चन में आ गया शेयर कैपिटल, अब क्वेश्चन में लिखा होगा स्टेट द मेजर हेड एंड सब हेड, यानी आप शेयर कैपिटल का मेजर हेड और सब हेड बताइए। तो आप ऐसे लिख करके मेजर हेड के नीचे लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, मैं अभी बनाने जा रहा हूं ये बैलेंस शीट, और उसके बाद आप सब हेड जो लिखेंगे इसका, आई एम सॉरी, मेजर हेड आप लिखेंगे यहां पर शेयर होल्डर फंड, जो सब हेड होगा शेयर कैपिटल का वो शेयर कैपिटल इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का एक कंपोनेंट होती है। तो इसका जो मेजर हेड होगा वो आपका शेयर कैपिटल का शेयर होल्डर फंड होगा, और सब हेड शेयर होल्डर फंड होगा, और इसका जो मेजर हेड है वो शेयर होल्डर फंड हो गया। और इसका देखिए ये जो शेयर कैपिटल है इसका मेजर हेड है, ये जो क्वेश्चन है वो शेयर कैपिटल की जगह मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल कहां आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेजर हेड शेयर होल्डर फंड में आएगा, और जो इक्विटी शेयर है
वो आपके शेयर कैपिटल सब हेड में आएंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट है, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो मेजर हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर आती है। तो आपको ऐसे मेजर हेड और शेयर होल्डर सब हेड लिखना होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में क्रेडिटर्स आ गए। अब क्रेडिटर्स का जो मेजर हेड है वो करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी के अंदर जो क्रेडिटर्स हैं वो ट्रेड पेबल्स के अंदर आते हैं। तो ऐसे हर एक आइटम का एक मेजर हेड होता है, और एक हर एक आइटम का क्या होता है, सब हेड होता है। तो आपको ऐसे 6 आइटम दी गई होंगी, चाहे वो आपके बैलेंस शीट में से या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, वहां से आपको आइटम लेकर के उसके सब हेड और मेजर हेड लिखने आएंगे। यानी अब आप बोलेंगे सर फिर तो बड़ा आसान है, फिर हम इतनी बैलेंस शीट और आइटम लर्न क्यों करें? देखें, आइटम लर्न करनी इसलिए जरूरी है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने ए, बी, सी और डी 4 आइटम आपको दी जाती हैं, और फिर वो आपसे पूछते हैं इसका अरेंजमेंट ऑर्डर बताइए। यानी मतलब जैसे एबीसी 4 आइटम दे दी, पहले नंबर पे बैलेंस शीट में कौन सी आती है, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी और चौथे पे कौन सी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैलेंस शीट में बी आइटम पहले नंबर पे आनी है, सी आइटम दूसरे नंबर पे, आइटम थर्ड नंबर पे और फोर्थ आइटम डी नंबर पे। यानी अरेंजमेंट ऑर्डर आगे पीछे दिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम किसके बाद प्लेस लेती है। तो आपको अगर वो फॉर्मेट लर्न नहीं तो आप अरेंजमेंट ऑर्डर वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पूरा फॉर्मेट लर्न करना ही पड़ता है, मेजर हेड सब हेड के हिसाब से भी और अरेंजमेंट ऑर्डर के हिसाब से भी। और सब हेड के नाम भी लिखने आ सकते हैं, बैलेंस शीट के मेजर हेड भी लिखने आ सकते हैं। तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के दोनों के फॉर्मेट को लर्न कर लेना, रट लेना है, और हमें आइटम वाइज पता होना चाहिए कि उनको कहां पर दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो एप्लीकेबल है, इफ एप्लीकेबल, अगर वो आपको उस ईयर में बनाना जरूरी है तो आपको बनाना होगा। तो ये आपके थ्योरेटिकली आपको रखना, याद करना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कोई नहीं है आपका, सिर्फ आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट पर बेस्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, ये आपका बुक का एक अलग पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, एक अलग से पूरा कंप्लीट चैप्टर है आपका। ये बोर्ड में 6 मार्क्स का, ये बोर्ड में 8 मार्क्स का है, जिसमें से बोर्ड में इसकी पहले से ही वेटेज जो फिक्स है वो 1 + 1 + 6 मार्क्स की है। 1 + 1 + 6 का मतलब है कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 6 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से पहले ही आता है। तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का अलग चैप्टर है। नोट्स टू अकाउंट्स, ऑब्वियस है कि नोट्स टू अकाउंट्स रिलेट्स टू बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। तो अभी हम पूरे चैप्टर के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हैं। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में इनका फॉर्मेट और इनके नोट्स टू अकाउंट्स बनाने सीखने हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी आपको याद रखना ही, बनाना नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अलग चैप्टर है। इस बुक के अंदर, जो बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है वो डिलीटेड है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 चैप्टर आपके साल सिलेबस में नहीं है। तो इस साल सिलेबस में इस बुक में से चैप्टर नंबर 1, 2, 5 और 6 है। 1 आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 थ्योरी का चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 5th चैप्टर रेशियो एनालिसिस है, और 6th चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आगे इसमें बुक निकाल लें आप लोग। पेज नंबर 1 ही निकालना है आपको, अभी पेज नंबर 1 पे ही जाना है। देखिए, पेज नंबर 1 पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपकी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 के अकॉर्डिंग जो 5 पार्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बुक में हेडिंग में सारी चीजें बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पढ़
के जाना ही पड़ेगा, रटना नहीं है, इसको समझ के जाना है। लर्न तो ये 5 आइटम रखने की, कौन सी, जैसे क्वेश्चन आ गया उसमें लिखा आ गया कि विच ऑफ, जैसे एक एग्जांपल मैं भी आपको दे रहा हूँ कि इसके अलावा हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको डायरेक्टर रिपोर्ट, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर कहा जाता है, वो ऑडिटर रिपोर्ट्स अपनी बनाते हैं। तो डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट ये भी प्रिपेयर होती हैं। पहले क्या होता था, ये सेक्शन 240 के अंदर इनको भी लिखा हुआ था, लेकिन अब सेक्शन 40 की डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं इंक्लूड की जाएंगी, पर डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट अलग प्रिपेयर करनी होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाती हैं, पर दीज डू नॉट डायरेक्टली फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन याद रहेगी आपको, डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट वाली। ये चीजें पता होनी जरूरी है। हम ना एक्चुअली टीचर लोग शॉर्टकट करके आगे भाग जाते हैं ना, इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा परेशान करता है, पता ही नहीं लगता बच्चों को कि क्या करना है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे लर्न करने, इसको समझिए। कल मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा आइटम वाइज, उसको आप बड़े आसानी से लर्न कर पाएंगे कि इस आइटम के नीचे क्या लिखना है, और बहुत इजीली हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ इनकम और बैलेंस शीट का फॉर्मेट नोट्स में से। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि एक्चुअली पहले क्या हो, पहले आपको हर एक बात बतानी जरूरी है, क्योंकि कोई भी बात ऐसा ना हो कि जो आपको पता ना हो। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, हमारे जो अकाउंटिंग ईयर है वो दो होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर वो होता है जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में जाकर एंड हो जाता है, और फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में जाकर के एंड होता है। तो अप्रैल टू मार्च वाला ईयर फाइनेंशियल ईयर है, जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर ईयर है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 के अंदर ये क्लियर लिखा गया है कि इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको फाइनेंशियल ईयर ही अपना अकाउंटिंग ईयर मानना होगा। इनके जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो अप्रैल से लेकर 31 मार्च को जो ईयर एंड होगा उस तक बनाए जाएंगे। यानी एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च तक, उनको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने थे। नहीं, एवरी बैलेंस शीट और एवरी, मतलब एवरी पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर का रूल। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है वैल्यूज दैट अ कंपनी शुड ऑब्जर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। एक्चुअली ऐसा है, देखिए कुछ चीजें जो है ना वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन बीइंग अकाउंट्स स्टूडेंट आपको वो चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बोर्ड्स में तो अगर कोई चीजें आपको पता है और आपके पास वही क्वेश्चन आ जाए तो बहुत हेल्पफुल होता है। रटना नहीं है, रीड कर लेना है 2-3 बारी ताकि आपके दिमाग में रहे। ये सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए तो उसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए तो वो ट्रू एंड, पेज नंबर 1, ऐसे फायदा नहीं अगर आप बुक में पढ़ोगे नहीं तो कोई भी। ये पढ़ना है बेटा, यहाँ बीच में रखो बुक, अलर्ट होकर के पढ़ो, ऐसे आराम से मत बैठो प्लीज। यही दिक्कत है, अलर्ट होकर के नहीं बैठने से हमारी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। इसमें फर्स्ट है सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जब एक कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी तो उसका पहला रूल ये होगा या पहला नियम ये देखना होगा कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस अफेयर्स ऑफ कंपनी। अफेयर्स का मतलब होता है कि बिजनेस के द्वारा की जाने वाली ट्रांजैक्शन, यानी कंपनी के जो हालात हैं उन हालातों का आपको अपने फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना होगा। ट्रू मतलब सच्चाई, और उचित तरीके से आपको अपने अकाउंट्स बनाने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते समय उसमें कोई भी मैनिपुलेशंस या कोई भी उसके अंदर आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जिससे आपकी पोजीशन ज्यादा बेहतर नजर आए। ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए बिजनेस का। सेकंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। ये चीजें मैंने कहा ना आपके सिलेबस में टीचर नहीं पढ़ाएंगे आपको, वो बोलेंगे कि भाई ये तो बुक में है ही नहीं,
लेकिन मतलब आता नहीं है। देखो आता नहीं है, ये नियम ना बदल चुके हैं अब। पहले 15-20 साल जो टीचर पढ़ा चुके होते थे ना, वो ये बोलते थे बेटा ये तो आता ही नहीं है। अब बोर्ड ने क्या सिस्टम कर दिया, बोर्ड कहता है हम अपने हिसाब से हर साल का करिकुलम दे देंगे। अब बोर्ड जो हर साल कहते हैं ना, टीचर को उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि ये आता ही नहीं आता, अब तो जो किताब के अंदर है वो कहीं से भी कुछ भी दे देते हैं। इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। आप सभी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब कंपनी के अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उनके लिए एएस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आईएएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम आईएफआरएस कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब क्या है, धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमीज क्या कर रही हैं, वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ग्लोबल लेवल पे यूनाइट कर रही हैं। मतलब क्या होता है कि सभी कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हों, एक जैसे हो जाएं, यानी सब कंपनी के अकाउंट्स एक ही, मतलब सभी कंट्रीज में अकाउंटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसलिए आईएफआरएस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज का इसमें मतलब वर्क चल रहा है, वो कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे हैं। कारण कि हर एक कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, शुरू से ही कंट्री का अलग अलग रहा है, तो उसको इतनी जल्दी ग्लोबलाइज करना आसान नहीं होता है। फिर भी कुछ आईएफआरएस बनाए गए हैं। हम इंडिया के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। तो हमारे सेक्शन 199 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर 133, आई एम सॉरी, सेक्शन 133 के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। वो कह रहा है जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो दैट मस्ट बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, शैल कॉम्प्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड इन सेक्शन 133। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जब ये अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो ये एज पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, न्यूमेरिकल का पार्ट है ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाएं। यानी फाइनल अकाउंट्स जो बनाए जाएंगे वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। इस शेड्यूल का नाम रट लीजिए आप, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको रटना है क्योंकि ये मैं अभी ऊपर लिखने वाला हूं। शेड्यूल 3 का मतलब है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ एनेक्सर्स दिए। एनेक्सर्स का मतलब होता है कुछ फॉर्मेट्स या कुछ एडिशनल चीजें दी होती है, उसको हम एनेक्सर्स कहते हैं। तो उन्हीं को हम शेड्यूल एंड एनेक्सर्स कहते हैं। तो उन्हीं शेड्यूल के अंदर दो शेड्यूल 3 है, उस शेड्यूल के दो पार्ट है। एक है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 और एक है पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का जो पहला हिस्सा है उसमें कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और जो पार्ट 2 है कंपनीज एक्ट का, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 जो है उसके अंदर कंपनी की सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डैश डैश, तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ डैश एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अगर आ गया स्टेटमेंट ऑफ P&L इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल डैश, तो शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ डैश एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में आने के लिए, इसको नहीं भूलना है। अब जब हम कंपनी की फॉर्मेटिंग यानी कंपनी के जो फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं, तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला फॉर्मेट जब हमारे स्टार्ट होता है तो वो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट होता है सबसे पहले। जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है
जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड नाम लिखा जाता है कंपनी का। फॉर्मेट हमें बैलेंस शीट का स्टार्ट करना है अब। तो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एज ऑन में ही लिखा जाना है। अब ये भी एक क्वेश्चन सुन लीजिए कि यहाँ पर एज एट ही क्यों लिखा जाता है, एज ऑन क्यों नहीं लिखा जाता है इसके नीचे। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक एज ऑन, एक होता है एज एट। देखिए जो एज एट वर्ड है, एट का मतलब क्या होता है, पहले एज ऑन लगा करता था, अब एज एट लगा करता है बैलेंस शीट के नीचे। उसका रीजन है कि जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं वो हम 31 मार्च ऑफ द ईयर को बना रहे हैं। तो जो 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं साल के एंड में, ये बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी की जानकारी आपको एक स्पेसिफिक डेट पे दे रही है, दैट इज 31 मार्च को एसेट और लायबिलिटी की मतलब 31 मार्च को हमारे पास क्या एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन है उसको दिखाया गया है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक डेट पे दिखाने की वजह से एज एट लिखते हैं इसके नीचे। यानी जैसे आप फ्लो और स्टॉक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, फ्लो मतलब ड्यूरिंग द पीरियड और स्टॉक मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए एट वर्ड लगता है इसके नीचे। ये आपको याद रखना है, कुछ भी आए पता होना चाहिए। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट, अभी कुछ चीजें यहाँ दिखनी होती है बैलेंस शीट के साथ ही बताई जाती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम बैलेंस शीट, ये मैं अब कर दूंगा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप लोग अभी तक 11th क्लास में और 12th क्लास की पार्टनरशिप के अंदर ऐसे आप बैलेंस शीट बनाते आए हैं। ये साइड आपकी लायबिलिटी हो जाती है और ये साइड आपकी एसेट्स हो जाती हैं। जब हम लेफ्ट में लायबिलिटी और राइट साइड में एसेट लेते हैं तो इसको हम बैलेंस शीट का हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। और जब हम, जो बोर्ड पे फॉर्मेट बना हुआ है, पहले हम लायबिलिटीज दिखाते हैं, उनका टोटल करते हैं, फिर उसके नीचे ही एसेट को डिस्क्लोज करके एसेट का टोटल करते हैं। तो जब एसेट के नीचे लायबिलिटीज आती हैं तो इस फॉर्मेट को हम बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपका कि विच फॉर्मेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो आपका आंसर है तो शेड्यूल्स है। विच फॉर्मेट, विच टाइप ऑफ फॉर्मेट पूछा जाए तो आपको अगर ऑप्शन दिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो अगर आपके क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल बी वर्ड आ गया है और वर्टिकल भी आ गया है तो आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल को काटना है और वर्टिकल फॉर्मेट को टिक करना है। तो यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनती, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो अब पूरी बात ये हो गई, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर SCH शेड्यूल, शेड्यूल 3 पार्ट A पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन वर्टिकल फॉर्मेट। तो आप पूरी लाइन ये बोलेंगे कि कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी वो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन वर्टिकल फॉर्मेट बनेगी। ये मेन लाइन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ये नहीं भूलना है आपको। जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट यूजुअली जब आप कंपनी की देखेंगे तो वो एक या 1.5 पेज से ज्यादा की नहीं होगी। मतलब अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट का प्रिंट आउट निकालो तो उनका जो बैलेंस शीट का मेन पेज है जिसपे कंपनी की इक्विटी और लायबिलिटी डिस्क्लोज हो रही होती है और एसेट डिस्क्लोज हो रही होती है, वो 1 पेज या 1.5 पेज से ज्यादा की नहीं होती है बैलेंस शीट, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है। लेकिन उसके जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं वो 1.5 200 300 पेज के होते हैं। कारण कि जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कुछ मेजर हेड है, उनके अंदर आने वाले सब हेड्स हैं, उन सब हेड की डिटेल बहुत वास्ट होती है। जैसे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, आप फिक्स्ड एसेट्स में मशीन, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये आइटम आती हैं। तो इनकी हर एक की प्रॉपर डिटेल किसमें दिखानी होती है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखानी होती है। इसे नोट्स टू अकाउंट बहुत वास्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट में एसेट्स के नीचे फिक्स्ड एसेट लिखूं, मैंने लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स 25,000 करोड़,
अब 25,000 करोड़ की फिक्स एसेट है, कोई वो 25,000 करोड़ अपने आप थोड़ी ना आ गया। 25,000 करोड़ की एसेट में कौन कौन सी एसेट है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स एसेट का नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट बहुत बड़े वाइड होते हैं, 200-200 पेज, 300-300 पेज के होते हैं, और बैलेंस शीट का जो मेन फ्रंट होता है वो केवल 1 या 1.5 पेज का ही होता है। दोबारा बोलो लाइन। सेम ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का जो फ्रंट होता है, जो मेन फॉर्मेट होता है, वो 1 ही पेज का होता है, लेकिन उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम्ड कितना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन कौन से हैं, अदर एक्सपेंस कौन कौन से हैं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कौन सी की गई हैं, पूरी डिटेल जो होती है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आती है। तो दोनों के ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स अटैच्ड होते हैं। तो ये हम अभी फ्रंट पेज कर रहे हैं बैलेंस शीट का, फिर इसका नोट शुरू करेंगे। जो नोट्स हैं वो नोट्स बनेंगे, वो बेसिकली किसके लिए बनेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो मेजर हेड है, उन हेड के अंदर आने वाले जो सब हेड्स हैं, उन सब हेड्स के नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। आपको जो लिखाया गया है ना, वो नोट्स टू अकाउंट्स लिखवा दिए कि भाई ये मेजर हेड है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में यही आइटम लर्न कर लो, इसी ऑर्डर में लर्न करनी है। मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड के अंदर बात को सुनेंगे ध्यान से। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेड के अंदर आपके पास 4 मेजर हेड होंगे, और एसेट साइड में केवल 2 मेजर हेड होंगे। जब बैलेंस शीट आप स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड होंगे, और एसेट साइड में 2 मेजर हेड होंगे। अब थोड़ा सा यहां पर प्लीज इस बात को भी समझना जरूरी, छोटी छोटी चीजों को। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का पूरा नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, पर एसेट में सिर्फ एसेट्स ही नाम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पर ये याद याद रखना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। जब हम बैलेंस शीट के मेजर हेड्स की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट में जो फर्स्ट मेजर हेड है वो है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के बाद नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। मेजर हेड बता रहा हूं बेटा, पेज पर लट लो आप, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट गिवन है आपके पास, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेजर हेड है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ मेजर हेड है आपका करंट लायबिलिटीज। अब देखिए एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन भी आ गए, अब तो जरूरी नहीं कि एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, तो 1 मार्कर भी हैं। ऐसे भी क्वेश्चन है, वोंट यू बिलीव, स्टेट द मेजर हेड्स ऑफ state the major head on the equity and liability side of company's balance sheet। तो आपको ये 4 मेजर हेड लिखने हैं, इसके आपको 1 नंबर मिल जाएगा या 2 नंबर भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है वेटेज क्या आती है। ऐसे ही यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के अंदर, एसेट्स में तो ज्यादा डिफिकल्ट हेड नहीं होते हैं, यहाँ पर होता है नॉन करंट एसेट्स, और नेक्स्ट हेड होता है आपका करंट एसेट्स। तो यहाँ है नॉन करंट एसेट्स, और देन है यहाँ पर करंट एसेट्स। ये आपके 4 मेजर हेड है लायबिलिटी साइड के, और यहां पर 2 मेजर हेड है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। इन सबको मेजर हेड्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये आ जाए कि नेम द वेरियस, स्टेट द वेरियस मेजर हेड्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, तब तो 6 के 6 लिखने हैं। अगर सिर्फ है ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो 4 लिखने हैं। ये बात समझ आ रही है। अब इसके नीचे जो हम यहाँ पर ए और बी करके लिखेंगे, ए बी सी करके, ये ए बी सी जो है, ये अब जो पॉइंट आएंगे आपके क्या है, दीज आर कॉल्ड एज सब हेड्स। समझ आ गई बात ये। अब शेयर होल्डर फंड में जो फर्स्ट सब हेड है वो है आपका शेयर कैपिटल, सेकंड सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और थर्ड हेड है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये तीन आपके सब हेड्स हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिस्ट द वेरियस सब हेड्स अंडर द शेयर होल्डर फंड। तो आपको फिर ये तीनों लिखने हैं, वही ऑर्डर में लिखिएगा, नीचे ऊपर मत करना है इसको। अभी सारा एक्सप्लेनेशन आएगी अभी तो। ये जैसे ऐसे ही लर्न करनी है, इसकी आइटम भी ऐसे लर्न करनी है, नीचे ऊपर नहीं करना उनको। फिर शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट के नीचे कोई सब हेड्स नहीं होते हैं, इसकी मीनिंग होती है, वो मीनिंग अभी नोट्स के टाइम पर बताएंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 हेड है। थोड़ी करंट लायबिलिटीज को मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। इसमें फर्स्ट क्या है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इन सब की मीनिंग अभी आएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, सी है आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और डी हेड है आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ये जो ए बी सी डी है, इनके नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे। अब जैसे हम अभी तक बात करें तो मुझे 3 नोट्स टू अकाउंट्स इसके पढ़ाने पड़ेंगे, 4 इसके पढ़ाने पड़ेंगे, जो 7 हो जाएंगे। और हर एक के अंदर की आइटम को लर्न करना होगा मैं उसी ऑर्डर में समझ करके। करंट लायबिलिटीज में 4 हेड हैं आपके। फर्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स, नेक्स्ट इज अदर करंट लायबिलिटीज। ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहां पर भी है और अदर करंट लायबिलिटी यहां पर भी है। और यहां पर डी हेड क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब ये आपके सारे सब हेड पूरे हो गए लायबिलिटीज के नीचे के। यानी आपको 3 ये लर्न करने हैं, 4 ये लर्न करने हैं, 7 और 4 ये लर्न करने हैं, 11। और जब आप, यहां तक बात समझ आ गई आपको? अभी मैं एसेट साइड लिख दूंगा, पर हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे जैसे नोट्स आपके बनते जाते हैं, उन नोट्स की नंबरिंग यहां पर कर दी जाती है। और बैलेंस शीट में 2 कॉलम साथ में चलते हैं, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। ये मैंडेटरी किया गया है कंपनीज के केस में कि जब कंपनी की आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें 2 कॉलम बनाने मस्ट होंगे, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। ये मस्ट कंडीशन है। कारण है, हमारे अकाउंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। उन एट्रीब्यूट्स में अकाउंटिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। तो कंपैरेबिलिटी की जब बात करते हैं तो अकाउंटिंग का एक फीचर होता है कि कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है अकाउंट्स मस्ट बी कंपैरेबल, यानी उनकी तुलनात्मक रूप में उनको बनाया जाना चाहिए। तो कंपैरेबल कैसे होंगे, जब मैं प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के कॉलम में, और करंट ईयर की शेयर कैपिटल दिखाऊंगा मैं करंट ईयर के कॉलम में। अब देखो कितना आसान पॉइंट है, समझ लेना, ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में ऊपर हमने लिख दी फिगर इन करोड़ ऑफ रुपीज। मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल 100 करोड़ की है और इस करंट ईयर में आपने 50 करोड़ के फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर करा। तो 100 प्लस 50 अलग से कहीं नहीं दिखाएंगे, 100 में 50 जोड़ देंगे और करंट ईयर की टोटल कैपिटल कितनी दिखाएंगे, 150। अब हम ये कहेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारी शेयर कैपिटल 100 करोड़ थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई,
150 करोड़ हो गई, तो 50 करोड़ का जो इंक्रीमेंट है दैट इंडिकेट्स कि हमने 50 करोड़ के नए शेयर इस साल इश्यू करे होंगे। 150, 150 है, 50 के फ्लैश इश्यू करे ना, उस 50 को अलग से नहीं दिखाएंगे, उस 50 को प्रीवियस ईयर में जोड़ देंगे और दोनों का जोड़ यहां दिखाएंगे। दोबारा बोलो, अब एक एग्जांपल और लो आप, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसमें डिबेंचर्स या बैंक लोन या टर्म लोन आते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग ले लीजिए, टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी पिछले साल 200 करोड़ की थी, इसमें से हमने इस साल 50 करोड़ की बोरिंग डिबेंचर के फॉर्म में रिडम्पशन कर दी, यानी हमने 50 करोड़ के डिबेंचर क्या कर दिए, रिडीम कर दिए, रिडम्पशन कर दिए। तो 200 करोड़ की लायबिलिटी पिछले साल लॉन्ग टर्म, 50 करोड़ की रिडम्पशन कर दी, तो अब करंट ईयर में आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो कितने करोड़ की रह गई, 150 करोड़ की। यानी इसका मतलब जो चेंज हुआ वो कहीं नहीं दिखाना, बढ़ गया तो पिछले में ऐड करके लिखना है और घट गया तो माइनस करके लिखना है। ये ऐसे बैलेंस शीट बनती है हमारी। अब आप बोलेंगे सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं, बैलेंस शीट तो बनानी आएगी नहीं। जब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चलेगा तो उसमें बैलेंस शीट बनी हुई आएगी। अब मैं अब थोड़ी देर रुक करके अगर आपसे पूछूं कि मुझे इस बैलेंस शीट को देख करके बताइए कि शेयर कैपिटल 100 करोड़ से 150 करोड़ हो गई, तो आपके लिए क्या हुआ यहाँ पर? If the share capital has increased from 100 crore to 150 crore, what would you conclude? कि हमने इस साल 50 करोड़ की न्यू शेयर कैपिटल इशू करी है। अगर मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म बोरिंग 200 करोड़ से 150 करोड़ हो गई, इसका मतलब मैंने इस साल लॉन्ग टर्म बोरिंग की क्या करी है, रीपेमेंट कर दी है। दोबारा बोलूं तो ऐसे आने वाले चेंजेस को कंक्लूड करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में। तो वहां मतलब ये चैप्टर अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर इसके बिना ना तो रेशियोज का चैप्टर होता है ना इसके बिना कैश फ्लो का चैप्टर होता है, क्योंकि रेशियो में भी ये बैलेंस शीट या इसके कंपोनेंट लिखे हुए आते हैं और कैश फ्लो में तो बनी हुई बैलेंस शीट आती है पूरी प्रॉपर। अब जैसे मैं रेशियो की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि वहां एक रेशियो है, उसमें हमें जरूरत पड़ती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसके अंदर एक रेशियो आती है उसको हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो में किसकी जरूरत पड़ती है, कंपोनेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में, नेट प्रॉफिट पूरा भी होता है उसको मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, नेट प्रॉफिट आप उससे उतना बोल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड इनटू में 100। तो जब आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालोगे और वहां पर आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड को क्या क्या ऐड करने पे क्या निकलेगा, मतलब किन किन आइटम को ऐड करें ताकि क्या निकल आए, शेयर होल्डर फंड निकल आए। तो आपके तीन आइटम नहीं होंगे तो आपको निकाल ही नहीं पाओगे अपना आंसर। यानी रेशियो का कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी वर्क नहीं करेगा, ना कैश फ्लो वर्क करेगी, जब तक आपको ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट ऑर्डर में लर्न नहीं है। इसलिए चैप्टर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अगर आ जाए ना तो आगे के दो चैप्टर केवल 50% ही रह जाते हैं करने के लिए, इतना इजी हो जाता है काम। और अगर ये ना आते हो ना और टीचर इसको कैजुअली ले जाए आगे, तो बच्चा नाक रगड़ता रह जाए, उसको कभी भी वो पूरा नहीं होगा। और हो भी जाएगा ना पूरा तो 5 गुना मेहनत लगा के ज्यादा पूरा होगा काम, अगर हो भी गया तो। होगा नहीं वैसे तो गलतियां होती रहेंगी। बेटर है कि यहाँ पर आप टाइम को इन्वेस्ट करके समझ लीजिए, भागिए मत, भागने का कोई रिजल्ट नहीं है इस समय। अक्टूबर 31 मींस ट्यूशन का सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर 31 से पहले पहले। संडे को भी क्लास लगाएं, चाहे कोई दिन आ जाए एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, कुछ करें, लेकिन 31 अक्टूबर से पहले पहले सिलेबस पूरा करना है हम लोगों को ट्यूशन का, तीनों के तीनों चैप्टर। अब आगे बढ़ रहे हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। हाँ, मैं यहां पर बता रहा था कि जब आपके नोट्स अकाउंट्स पूरे, मतलब जब ये आप लैब रिजल्ट कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे फिगर्स लिख देंगे ईयर वाइज प्लस माइनस करके, यहां पर फिर आपका साल के एंड में क्या कर देंगे आप, टोटल। यानी क्या लिखा हमने यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा किसका, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, किसका टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ करंट ईयर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अब सेम ऐसे आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में हेड्स के अंदर सब हेड्स डाल दें। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला हेड क्या है आपका, पढ़िए, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के नीचे ए और बी करके लिखा होगा,
1 और 2 करके लिखा होगा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, इसका मतलब होता है ऐसी एसेट जिनको देखा या छुआ जा सकता है। लेकिन अगेन अभी हम इसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे, नोट नंबर 12 आ जाएगा फिक्स्ड एसेट का। तो उसमें आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स को आपको दिखाना है। इसके बाद बी हेड क्या है? नॉन करंट। ये तो लास्ट में होगा ना, बी और सी बीच में और भी तो है दो। अंडर डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और थर्ड है सी पार्ट इंटेंजिबल एसेट्स। थर्ड एंड फोर्थ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर बी हेड आ जाएगा फिर तो डायरेक्टली नॉन करंट। ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, ये दोनों दो पॉइंट इस बैलेंस शीट में से या किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। ये सारे पूछे जा सकते हैं, ये दोनों ना इसमें पूछे जाएंगे ना आगे पूछे जाएंगे। ये टोटली आउटसाइड द सिलेबस है। इसके बाद करंट एसेट आपकी लिस्ट में 6 है, यानी करंट एसेट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके पास करंट एसेट्स में, पढ़िए। सर बोर्ड नहीं दिखाई दे। सॉरी, फर्स्ट है आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड इन्वेंटरीज, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिफ्थ एंड इज अदर करंट एसेट्स। अब जब ये आप नोट बनाएंगे तो ये तो वैसे अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के भी नोट्स तो हमें बताने पड़ेंगे, ये तो एक एक लाइन के ज्यादा बड़े हैं भी नहीं। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नोट आएगा, फिर उसके बाद नोट नंबर 16 करंट इन्वेस्टमेंट का, 17 इन्वेंट्री का, 18 ट्रेड रिसीवेबल का, 19 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 20 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और 21वां अदर करंट एसेट। ये 21 नोट्स हैं छोटे छोटे जो हमें लर्न करने हैं। सबके अंदर कुछ आइटम तो बहुत ज्यादा आसान है। कहाँ से आसान है मैं आपको बता देता हूँ। है तो पूरी बैलेंस शीट आसान, बस वो थोड़ा सा लर्न बच्चों को करने में टाइम लग रहा होता है, इससे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इतनी बैलेंस शीट बड़ी कैसे लर्न करेंगे। आप इसको वर्क को डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में, तो फिर आराम से बैलेंस शीट लर्न हो जाएगी। जैसे आज मेन पूरे फॉर्मेट लर्न कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में जैसे अभी हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल, तो सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़िए एक दिन में, 2 दिन मतलब फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर 3 या 4 पॉइंट लीजिए, फिर 4 लीजिए, फिर 4 लीजिए, तो छोटे छोटे करके लर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरा हैंग कर दोगे ना कि भाई चलो एक साथ बाद में लर्न करेंगे, कभी भी लर्न नहीं होंगे। इसलिए ट्यूशन का काम यही है कि कल कल आप लोग जब आओगे तो जितनी बैलेंस शीट आपने यहाँ तक लर्न कर ली होगी आज, आप उसको बैठकर फॉर्मेट में दूंगा, लर्न करके जाएंगे घर। घर में लर्न होगा नहीं कुछ। अब घर वाले तो विश्वास वैसे भी मेरे को है नहीं, फॉर्मेट है और फॉर्मेट के लिए आना है। 11th वालों को मैंने आज इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझे आज ये पढ़ाना जरूरी था फॉर्मेट को। कल मैं पढ़ाने के हिसाब से, देखो आप लोग बहुत हैंडफुल स्टूडेंट्स हो, 5-7 हो, तो आपको तो आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो यहाँ बैठ जाएंगे, आप लोग यहाँ पढ़ते रहो अपना, आपको क्या दिक्कत है इसमें। घर जाकर कौन से 3 मार लेने हमने। जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं और बैठ करके लर्न कर सकते हैं करिए। मैं घर, हाँ तो आप जल्दी चले जाना, या आप नहीं आना चाहते ये भी बता दो, देख लो कैसे करना है आप लोग, देखो।
मैं तो 4 बजे तक क्लास लूंगा, 3:45 तक। जितनी जल्दी आप लोग आ जाओगे उतनी जल्दी क्लास शुरू हो जाएगी। आप नहीं आना कोई बात नहीं, लेकिन आप लेकिन ये प्रॉमिस कर दो कि सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आप हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो प्रीवियस क्लास का काम करके लेकर के आएंगे। तब तो पॉसिबिलिटी है, अगर आप घर जा करके कुछ ना पढ़ के आओ तो फिर वो चीज नहीं हो सकती है। अब तो लर्न करना ही है। कल मैं आपको स्कूल में ही फॉर्मेट दे दूंगा। बाकी बच्चों को मैं फिलहाल फॉर्मेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो बहुत बड़ा पेज है, वो आप प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है, उसका बड़ा पेज है, वो इतनी बड़ी बड़ी शीट्स हैं 2-3। उसी के नोट्स में दूंगा, वो लर्न करना, जो मैं दूंगा आपको उससे लर्न करना, आपके अपने आप लर्न हो जाएगा सब कुछ। ये बैलेंस शीट तो लर्न करनी है यहीं से, इसका नहीं है। ये बनी हुई है पर आपको बुक से लर्न करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट में जाएंगे। आज हम फर्स्ट, अब देख लीजिए 21 नोट्स पढ़ाने हैं मैंने आपको। कुछ तो ओरली ही हो जाएंगे और कुछ लिख करके समझाने वाले होंगे। ठीक है, जहां लिख करके समझाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शेयर कैपिटल है ये लिखकर समझाने वाला है। रिजर्व एंड सरप्लस लिखकर समझाने वाला है। इसके बाद बीच बीच में थोड़ी जरूरत पड़ती है समझाने की, मतलब मेजरली आइटम तो पढ़ी जाती हैं। कुछ आइटम समझाने की, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग को, लॉन्ग टर्म बोरिंग कब करंट लायबिलिटी बन जाती थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग कब आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को किस कंडीशन में अदर करंट लायबिलिटीज में डाला जाता है, ये बताना पड़ेगा। तो कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस बीच में जो हमें बताने पड़ते हैं। अदरवाइज मेजरली तो पहले 2 हेड सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आज हम फर्स्ट हेड स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल। होपफुली यहां तक तो समझ आ गया होगी कि क्या पढ़ा रहे हैं। सुनेंगे ध्यान से। शेयर कैपिटल इज द फर्स्ट सब हेड अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। ये शेयर होल्डर फंड का फर्स्ट हेड होता है शेयर कैपिटल। देखें, ये मैंने आप लोगों को शेयर वाले क्वेश्चन में भी कराया था कि शेयर कैपिटल की जो वैल्यू आपको निकालनी है वो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर निकाल लेंगे। किसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा? शेयर कैपिटल। और नोट टू अकाउंट से आप शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको अपनी बैलेंस शीट में आप प्लेस कर देंगे आप। यानी इस तरह आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन इनके जो अमाउंट फिल करने हैं आपको, वो कहां से मिलेंगे? आपको नोट से मिलेंगे। तो हम यहां से क्या स्टार्ट करें? नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट करें, जिसमें आपका पहला नोट्स टू अकाउंट जो होगा वो शेयर कैपिटल का है। नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल। समझ आ गई बात यहां तक? चलिए, अब शेयर कैपिटल प्लीज सुनेंगे ध्यान से। जब आप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है ये वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शेयर कैपिटल ही होता है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन टाइप ऑफ कैपिटल पर बेस्ड जरूर दे देते हैं। अब गैप्स नहीं देने आपने, आप गैप्स दोगे तो आप फंसोगे फिर। अब लर्न करने में और पढ़ने में गैप्स नहीं देने हैं बस। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले आप अपने शेयर कैपिटल के नीचे, ये नोट बनना शुरू हो गया है, आप अपनी सबसे पहले अपने शेयर कैपिटल के नीचे जो फर्स्ट कैपिटल आप दिखाते हैं वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हम कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। इस ऑथराइज्ड कैपिटल को हम कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है? जैसे नाम से पता लग रहा है कि जितनी कैपिटल से आपने अपनी कंपनी का क्या कराया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, वो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। नाम से ही पता लग जाता है कि रजिस्टर्ड कैपिटल है।
2-3 लाइन इसी के नीचे लिख रहा हूं वरना समझ में नहीं आता है। इट इज दैट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल with which a company is registered with registrar of companies at the time of its registration। जब अपनी कंपनी खोलते हैं ना, और कंपनी को खोलने के लिए जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो रजिस्ट्रार आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी है, यानी आपकी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है, या आप अपनी कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल रखना चाहते हैं। तो आपको अपनी कैपिटल उसको बतानी ही होती है, तो उस कैपिटल से आपको वो रजिस्टर करेगा। उसका अर्थ ये होगा कि जितनी कैपिटल से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया वो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकेगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, पापा ने आपको कहा बेटा इसमें से पड़े 50,000 हैं पर इसमें से 5,000 रुपए से ज्यादा आप लोगों ने इस महीने खर्च नहीं करने हैं। सेम ऐसी कंपनी का होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ की कैपिटल से, जितना आपको लगता है अपनी कंपनी में कैपिटल रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। और आपका प्रोजेक्ट का साइज क्या है, जैसा प्रोजेक्ट होगा उतनी मतलब प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को देखते हुए जितनी कैपिटल आपको चाहिए अपने आप प्रोजेक्ट के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रार को लगेगा हाँ इनको इतनी कैपिटल से रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए तो वो दे देंगे, अदरवाइज वो नहीं देंगे। अगर वो लेंगे भाई नहीं तो आपने बहुत ज्यादा कैपिटल मांग रखी है इशू करने के लिए, हम इतनी नहीं दे सकते, इतना तो प्रोजेक्ट में जरूरत ही नहीं है, तो आप सेटिस्फाई करते हैं रजिस्ट्रार को कि हमें इतनी कैपिटल से रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। तो जितनी कैपिटल से आप रजिस्टर्ड होते हैं वो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। एंड इट इज स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, और कंपनी का एक जो एंड इट इज स्पेसिफाइड इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। कंपनी को कुछ लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, और आर्टिकल्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स यानी जो डीड होती है पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स के रिलेशन को रेगुलेट करती है इंटरनली कि पार्टनर्स का आपस का संबंध कैसे, यानी इंटरेस्ट में कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, आप आर्टिकल्स में लिखते हो ना। आर्टिकल इंटरनल बाय लॉज होते हैं, ऐसी कंपनी के जो इंटरनल रूल्स होते हैं उनको आर्टिकल्स में लिखा जाता है। और कंपनी की बाहर की पावर कितनी है, यानी कंपनी कौन सा बिजनेस करेगी, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी की लायबिलिटी क्लॉज होगा, ये सारे क्लॉजेस कंपनी के बाहर के लोगों से जो रिलेशन होगा उनको एक्सटर्नली रेगुलेट करने के लिए कंपनी को क्या बनाना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है। उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल की जानकारी इस क्लॉज में लिखती है कि हमारी इतनी कैपिटल से रजिस्ट्रेशन किया गया है या किया जाना चाहिए। तो 2 लाइनें याद रखनी है, जितने से रजिस्टर्ड हुई हैं इसलिए रजिस्टर्ड कैपिटल है, ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिखाई है। और तीसरी लाइन ये नहीं भूलनी है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल which a company can raise during its lifetime। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल मैक्सिमम इशू कर सकती है, वो कौन सी कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। दोबारा बोलूं तो 3 बातें हैं, ये कैपिटल जिससे रजिस्ट्रेशन हुआ है ये एमओए में डिस्क्लोज की गई होती है कैपिटल क्लॉज के अंदर, और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है।
अब ये तो मैंने मीनिंग लिख दी, इसको लिखने का पर्पस नहीं है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना था, आपको तो नोट्स में केवल कैपिटल की वैल्यूज डालनी थी। ये तो मैंने आपको मीनिंग समझाने के लिए लिख दी कि भाई ये ऑथराइज कैपिटल होती है हमारी। अब ऑथराइज कैपिटल के नीचे सुन लेंगे ध्यान से, ऑथराइज कैपिटल के नीचे जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अब मैं न्यूमेरिकली बता रहा हूं ऑथराइज कैपिटल कैसे डिस्क्लोज करते हैं। मान रहे हैं ऐसा कि कंपनी की 10 लाख 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के 10 लाख इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, तो ये अमाउंट हो गया आपका 10 लाख इंटू 10, 1 करोड़ कंपनी की इक्विटी कैपिटल हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल। और मान लेते कंपनी के 5 लाख 9% प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹20 ईच, तो 1 करोड़ रुपए की ही कंपनी की प्रेफरेंस कैपिटल हो गई। दो तरह के शब्द हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो 1 करोड़ की प्रेफरेंस कैपिटल, 1 करोड़ की इक्विटी कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2 करोड़। यानी कंपनी ने अपने रजिस्ट्रेशन कराते समय दो तरह के शेयर से रजिस्ट्रेशन कराया, एक इक्विटी शेयर से और एक प्रेफरेंस शेयर से। ये शेयर मैंने यहाँ 10 रुपए का लिया है, यहां ये शेयर 20 रुपए का लिया है, इसलिए वो आपके 10 लाख थे, ये मैंने 5 लाख कर दी, तो अमाउंट को मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा, यहां से कम करके वहां बढ़ा दिए मैंने, तो 2 करोड़ कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है। दोबारा बोलूं, इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल आती है इशूड कैपिटल, जो मुझे लग रहा है ना बहुत स्ट्रांगली कि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन इस बारी केस स्टडी में आ जाएगा, और उसमें आपको वो ये बोलेंगे कि इस केस स्टडी में पढ़ के ए पार्ट का आंसर बताइए, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी है, कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, ऐसी केस स्टडी बनेगी इस बारी। न्यूमेरिकली तो हर बारी देते हैं वो, इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन फॉर केस स्टडी। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा जो मुझे लग रहा है कि एक्स लिमिटेड was formed in the pharmaceutical, मतलब X Limited is a pharmaceutical company formed in that so and so with the objective and so and so, the board of directors were so, chairman and so and so। 3 लाइनें इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर वो बता देंगे when it was incorporated, it was registered with 1 lakh equity, 10 lakh equity share of 10 each and 5 lakh preference shares of 20 each, and then the company the first will be issued कितने शेयर, तो आपको बताएंगे, पूछेंगे कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो जितने से रजिस्ट्रेशन हो वो आपकी ऑथराइज हो जाएगी, फिर इशूड फिर सब्सक्राइब्ड, ऐसे आपको केस स्टडी में पूछा जा सकता है। इशूड कैपिटल में मान लेते हैं फिलहाल कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, ऐसा मान लेते हैं। अब इक्विटी शेयर भी 2 लाख इशू करे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा आएगा बेटा ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कंपनी ने इशू कर दी है, तो 2 लाख इंटू 10 करेंगे तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 20 लाख। प्लीज फिगर्स पे ध्यान दीजिएगा, इस 2 करोड़ तो रजिस्टर्ड कैपिटल है, 2 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 2 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 लाख। ये जो 20 लाख की कैपिटल है कंपनी की कौन सी कैपिटल है? इशूड कैपिटल है। अब इशूड कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? इशूड कैपिटल इज, यहां मैं लिख देता हूं, issued capital is that part of authorized capital which company has issued at a point of time। issued capital किसमें से इशू होगी? ऑथराइज्ड में से, इसलिए लाइन पहले क्या लिखनी है? It is that part of authorized capital which the company has offered to the public for subscription, which has been issued by the company at a point of time for subscription। लिख देंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है खरीदने के लिए, पब्लिक के द्वारा खरीदे जाने के लिए। और थर्ड कैपिटल का हेड क्या होता है आपका? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका भाग होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ
इशूड किसका भाग है? ऑथराइज का। और सब्सक्राइब किसका भाग है? इशूड का। तो क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ issued capital which is actually taken up by public, जो पब्लिक ने एक्चुअल में टेकन अप करी है, दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है इसका भाग सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और बी पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। इसके बाद इसके नीचे यहां से जितनी भी कॉल्स इन एरियर होते हैं, यानी जितनी कैपिटल पे पब्लिक ने पैसा नहीं दिया है, उन कॉल्स इन एरियर्स की वैल्यू को माइनस किया जाता है, और फोरफीचर करने से जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस। आपकी नॉलेज की लिख रहा हूं, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स माइनस, आप जब शेयर इशू करते हैं और अगर आप उस पर डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स को हम फोरफीचर के प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। तो उतना अमाउंट तो कहां ट्रांसफर हो जाता है आपका? कैपिटल रिजर्व में। इस वाले भाग को नहीं लिखना आपने, यानी प्रॉफिट का वो भाग जो कहां जा चुका है कैपिटल रिजर्व में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। आपको कौन सा लिखना है? प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स नॉट येट रीइशूड, यानी ऐसे शेयर जो फोरफीट तो हुए हैं पर क्या नहीं हुए, अभी रीइशू नहीं हुए, यानी जिन पे हमने प्रॉफिट, फोरफीचर में प्रॉफिट हुआ होगा, तो फोरफीचर पे जितना हमने प्रॉफिट ले लिया है उनसे, उस प्रॉफिट को आपने शेयर फोरफीचर के आगे लिखना होता है, और इसको ऐड करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के नीचे। अब आगे सुन लीजिए लास्ट लाइन, ये जो आपकी ऑथराइज कैपिटल होती है और जो इशूड कैपिटल होती है, इनके नीचे डबल डबल लाइन डाली जाती है, कारण इसका टोटल नहीं लिया जाता है। क्या बनाते समय? बैलेंस शीट बनाते समय इनका टोटल नहीं लिया जाता। टोटल किसका लेते हैं? पहले आप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अंदर वाले कॉलम में लिखते हैं, फिर आप यहां से ये वाली कैपिटल निकालते हैं, इसके नीचे प्लस माइनस करके, जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड यानी ए पॉइंट, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड यानी जो ए और बी का समेशन आएगा ना, उसको आपने यहां लिखना है। और अपनी बैलेंस शीट के टोटल में भी आपने इन दोनों को टोटल में नहीं लेना, आपने बस इस अमाउंट को और इस अमाउंट को जो टोटल करा, इसी ही टोटल को आपने यहां लिखना है। इसमें ऑथराइज इशूड नहीं जुड़ेंगे, केवल सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल आएगा, इस टोटल को उठा करके आप अपने करंट ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन होगा तो उसमें ऐड करके लिख देंगे, पर ऐसी बैलेंस शीट अभी आपको नहीं बनानी कि जहां प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी हो, बस जो आपकी करंट ईयर की कैपिटल आएगी उसको आप यहां लिख देना। ये बात समझ आ रही है? और ये सब्सक्राइब एंड फुली पेड और नॉट फुली पेड मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। कौन सी कंडीशंस थी यहाँ पर? ये हेड कब खुलता है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का हेड कब खुलता है? पहली कंडीशन, जब शेयर क्या हो? फुली कॉल्ड अप हो। फुली कॉल्ड अप कब होता है? जब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स का टोटल किसके बराबर पहुंच चुका हो? फेस वैल्यू के बराबर। यानी अगर आपका एक शेयर 10 रुपए का है तो आपने पब्लिक से एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स करके पूरे 10 रुपए डिमांड कर लिए हो, मांग लिए हो, तो वो आपके फुली कॉल्ड अप है। और अगर आपने, मान लीजिए कि क्वेश्चन में 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं करी आपने, मान लो 3 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मांगे, 4 अलॉटमेंट में मांगे हैं, आपने 7 रुपए मांगे, 8 मांगे, 9 मांगे, पर पूरे 10 नहीं मांगे, तो फिर शेयर के नंबर इस हेड में डिस्क्राइब होंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। यानी अगर पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड की जा चुकी है तो ऊपर, अगर पूरी कॉल्ड नहीं करी है तो नीचे।
दोबारा बोलूं? लेने आए इसको लेने आए हो? अभी तो आप फिट एंड फाइन लग रहे हो। दो क्लास को फिर तो अब अगर आपने पूरे 10 के 10 रुपए मांग लिए तो वो फुली कॉल्ड अप है। अब मान ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही क्वेश्चन में आपने मान लो जितने भी शेयर है, ऐसा तो हो नहीं सकता आधे लोगों से आपने 10 रुपए मांगे और आधे से आपने 7 मांगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक क्वेश्चन में या तो पूरे मांगे होंगे या कम मांगे होंगे, लेस देन 10 मांगे होंगे, तो एक ही तो ऐड खुलेगा कि क्वेश्चन के अंदर। ये बात समझ आ रही? लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और है, नो एरियर। अब आपने नो एरियर का मतलब क्या है? अगर आपने 10 रुपए मांगे और 10 के 10 रुपए हर एक बंदा दे चुका है, तो ऐसे शेयर्स जिनसे पूरे 10 रुपए मांगे और उन्होंने पूरे के पूरे 10 दे भी दिए, एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, कॉल भी दे दी। मानते हैं ऐसा कि मान लो कंपनी के 2 लाख इक्विटी इशू हुए और मान लेते पब्लिक ने 2 लाख के 2 लाख शेयर ही खरीद लिए। अब इस 2 लाख शेयर में से 1.5 लाख शेयर ऐसे हैं जिन पे हमने @10 मांगे और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल तीनों पे कर दी। तो 1.5 लाख शेयर इंटू 10 करके किस में आएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में। और 50,000 शेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी 2 रुपए की कॉल पेंडिंग चल रही है, उन्होंने दी नहीं है। फिर 50,000 शेयर क्या कर बैठे हैं? कॉल्स इन। तो ये 50,000 शेयर किस में आएंगे? आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएंगे। बेशक आपने इनसे भी 10 मांगे थे और इनसे भी 10 वाली कंडीशन तो पहली कंडीशन है। 10 के अलावा सेकंड कंडीशन भी क्या देखनी है कि 10 रुपए में से 10 के 10 रुपए दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पूर्वा ने पूरे 10 के 10 रुपए दे दिए अपने 500 शेयर पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो पूर्वा के 500 शेयर किस में आएंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आएंगे। अब इसके पास, नंदी के पास 1000 शेयर है, इसने 10 रुपए में से 1 रुपए की फाइनल कॉल पे नहीं करी है, तो नंदिता के 1000 शेयर कहाँ आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएंगे। लेकिन अगर आपकी तरह नंदिता भी पूरे शेयर दे देती तो आप दोनों के शेयर किस में आ जाते? सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ जाते। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल, मान लीजिए इसके 500 शेयर हैं, इसके 1000 शेयर है, 500 आपके, 1000 आपके। मैंने अभी तक केवल, मेरी कंपनी केवल 7 रुपीज कॉल्ड करे, 3 रुपए की फाइनल कॉल करी नहीं। अब 500 शेयर पे ये भी पूरे 7 रुपए दे चुकी है, जितने कंपनी ने मांगे 7 मांगे ना, 7 के 7 दे दिए। इस पे 1000 शेयर, इससे 7 मांगे, इससे भी 7 दे दिए, इसने कोई एरियर नहीं करा। अब बताओ इनके 1500 शेयर कहाँ आएंगे दोनों पे? क्यों? क्योंकि एरियर तो नहीं करे आपने, लेकिन आपने मांगे लेस देन 10 है ना। अगर आपने पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड ना करी हो तो हेड कौन सा खुलता है? सब्सक्राइब नॉट, चाहे आपने पैसे पूरे 7 के 7 ही क्यों ना दे दिए। यानी एक साथ दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियसली फुल होना क्या है? जरूरी है। कौन सी वाली? फुली कॉल्ड अप भी होना चाहिए और फुली पेड भी हो जाना चाहिए। तो ऐसे शेयर जिनसे पूरे 10 रुपए मांगे गए और पूरे 10 रुपए दे दिए हो, उनके लिए ए हेड खुलेगा। जिन्होंने दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करी, उसके लिए बी हेड खुलेगा। समझ आ गई बात? ये इस तरह से डिस्क्लोजर होता है कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का। यहां से अब हम कल रिजर्व एंड सरप्लस से कंटिन्यू करेंगे।